नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। आज से देश भर में 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए हैं। आईपीसी के तहत अब नए कानून लागू हुए हैं। आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड जो हुआ करता था वो अब बीएनएस हो गया है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता। पुलिस थाने में अब बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज होगी। 1860 आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है और 1898 सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है। वहीं 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है। तो 3 नए आपराधिक कानून, आईपीसी अब बीएनएस हो गया है, सीआरपीसी अब बीएनएसएस हो गया है और आईईए अब बीएसए हो गया है। यह कानून लागू होने से हर वर्ग पर इसका असर पड़ेगा। पिछले साल ये तीनों कानून संसद में पारित हुए थे, जिसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और अब इन तीनों कानूनों ने असल शक्ल अख्तियार कर ली है। आज से ये लागू हो गए हैं। तो जो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे वो अब बीती बात हो गए हैं, गुजरे जमाने की बात हो गई है और अब 3 नए आपराधिक कानून जो कि आज से देश में लागू हो गए हैं। और आइए सीधे रुक करेंगे हम। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दीपिंदर सिंह जी जुड़ रहे हैं जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के। बहुत स्वागत आपका सिंह साहब सूर्य समाचार पर। नमस्कार मैडम। काफी ज्यादा चर्चा इन 3 नए आपराधिक कानूनों की हो रही है देश भर में। कहा जा रहा है कि अब जो अंग्रेजों के जमाने का कानून था वो अब गुजरे जमाने की बात हो गया। अब देश को नए 3 आपराधिक कानून आज से मिले हैं, आज से लागू हुए हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो 3 नए कानून हैं ये क्या हैं, ये जो बदलाव हुए हैं ये क्या हैं, क्योंकि इसको लेकर काफी असमंजस की स्थिति है, काफी विस्तृत ये पूरा मामला है, तो लोगों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई भी हो रही है। तो आप समझाएं कि ये 3 जो कानून है क्या है और क्या असर इनका आम नागरिकों पर पड़ेगा, उनके लिए किस तरह से ये लाभकारी है, हितकारी है। जी मैडम, ये काफ़ी पुराने कानून हमारे यहाँ जो क्रिमिनल लॉज इंडिया में चल रहे थे वो अंग्रेज़ों के टाइम से चल रहे थे। जो इंडियन पीनल कोड था वो 1860 में इनेक्ट किया गया था। जो एविडेंस एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो 1872 में इनेक्ट किया गया था। और सीआरपीसी पहले बहुत पुरानी थी, फिर उसको 1973 में गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया था। तो सारे कानून जो 2 आईपीसी और एविडेंस एक्ट 150 साल पुराने कानून थे जो अंग्रेज़ों ने अपने टाइम पर बनाए थे, और सीआरपीसी 1973 में री इनेक्ट हुआ था जो 50 साल पुराना कानून था। इस सारे कानूनों पर अंग्रेज़ों के राज की छाप थी। It was basically made by Britishers at the time when Britishers were ruling this country, जब वो इस देश पे राज किया करते थे। बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट की और वेरियस हाई कोर्ट्स की ये ऑब्जर्वेशन आती रही थी कि जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं उनमें रिफॉर्म्स की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए सरकार ने ये बिल इंट्रोड्यूस किए पार्लियामेंट में 2023 में, और दिसंबर 2023 में ये तीनों बिल लोकसभा में पास हो गए और फिर राज्यसभा में पास हो गए, और माननीय राष्ट्रपति ने इनको 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी दे दी। उसके बाद पूरे प्रशासन के पास, पूरे सरकार के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये नए कानून को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि नए कानून में बहुत सारी नई चीज़ें आ गई, बहुत सारी पुरानी चीज़ें रिपील हो गई, एग्जम्प्ट हो गई, और नए कानून में नई चीज़ें आ गई। तो कोशिश सरकार ने और संसद ने, जिसने ये बिल पास किए हैं, एक्ट बनाया है, उन्होंने कोशिश ये की है कि विक्टिम फ्रेंडली और एक्यूज्ड को जस्टिस पूरा मिले, इस तरह का बैलेंसिंग एक्ट किया है कि एक्यूज्ड को भी हर जगह इन्वॉल्व किया जाए, मुलजिम को भी कंप्लेनेंट को भी हर जगह, विक्टिम को भी हर जगह इन्वॉल्व किया जाए, और एक्यूज्ड के राइट भी डिफेंस में रहें। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण ये है कि अब 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट जो पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में था और हाई कोर्ट की जजमेंट्स में था, वो 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट अब लॉ में आ गया है।
और अब आपको साथ अगर कोई धोखाधड़ी बिहार में, महाराष्ट्र में, केरला में भी कोई आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आप अपने पुलिस स्टेशन में जहां रहते हैं, जैसे हम चंडीगढ़ में हैं, हम यहां पे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और वो एफआईआर ट्रांसफर होके कंसर्न पुलिस स्टेशन को चली जाएगी। इसके अलावा एक और आप ये कह बड़ा रहे हैं कि इससे बेनिफिट पहले अभी तक जब भी कभी कोई अपराध होता था और कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाना चाहता था तो उसको पहले ज्यूरिसडिक्शन देखना पड़ता था और अक्सर पुलिस भी ये कहकर हीला हवाली कर देती थी कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं लगता, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अगर कहीं सीमा का भी मामला होता था जहां पर दो राज्यों की सीमाएं मिल रही हैं या ज्यूरिसडिक्शन अलग हो जाता है तो वहां पर भी बहुत असमंजस होता था। तो ये अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, यानी कि कोई भी कहीं से भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। बिल्कुल आपने मैडम बिल्कुल ठीक फरमाया। पहले इसी बात के ऊपर कि सपोज कहीं कोई मर्डर हो गया और डेड बॉडी मिल गई किसी ओपन स्पेस पे, इसी बात पे 12-12 घंटे लग जाते थे कि इस स्पेस पे किस पुलिस स्टेशन की ज्यूरिडिक्शन है। जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, वो कभी इस थाने में कभी उस थाने में घूमता रहता था कि मेरी एफआईआर दर्ज कीजिए, उसको टरका दिया जाता था कि आप दूसरे थाने में जाइए, हमारी ज्यूरिडिक्शन नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है, जिसमें सब लोगों को, पूरे इंडिया के सिटीजन्स को बड़ी आसानी होगी। अगर उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी हुई है, आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है, दूसरी टेक्निकल धोखाधड़ी हो रही है, तो आप अपने ही पुलिस स्टेशन में जहां आप रहते हैं वहां आप 0 एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और वो एफआईआर कंसर्न पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर हो जाएगी एंड देन कंसर्न पुलिस स्टेशन विल हैव टू इन्वेस्टिगेट इट एज पर लॉ। बिल्कुल, तो ये सेकंड बहुत जो बढ़िया है, एक बड़ी बहुत बेनिफिट मिला है किसी भी कंप्लेनेंट पीड़ित साइड के लिए, को। किसी भी विक्टिम के लिए हुई है। सिंह साहब, आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ, इसी बीच एक खबर अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं क्योंकि नए कानून का जिक्र हो रहा है। ऐसे में ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि दिल्ली में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। तो नया कानून जो कि आधी रात से लागू हो गया है, रविवार रात 12 बजे से लागू हुआ था। इस कानून के तहत पहली एफआईआर दिल्ली के कमला मार्केट में दर्ज हो गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज से जुड़ा ये मामला है। फुटओवर ब्रिज के नीचे बाधा डालने का मामला है। एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ धारा 285 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। तो नए कानून के तहत पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हो गई है। एक बार फिर से रुक करेंगे हम दीपेंद्र सिंह जी, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, हमारे साथ बने हुए हैं। सिंह साहब, पहली एफआईआर भी आज दर्ज हो गई। जाहिर तौर पर आज से नया कानून लागू हुआ है। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये लेती चलूं कि ये जो नया कानून लागू हुआ है, क्या ये जो अपराध 1 जुलाई से यानी कि रविवार आधी रात से जो सामने आएंगे ये उन पर लागू होगा या जो पुराने मुकदमे हैं, पुराने मामले हैं, उनकी भी सुनवाई इसी के तहत होगी? जी मैडम, जो ये नए कानून है मैडम, ये जो आज रात 12 बजे के बाद से जो ऑफेंस या जो नई एफआईआर रजिस्टर की जाएंगी उन पर ये लागू होगा। जो पुराने केसेस हैं वो पुराने लॉज के हिसाब से ही चलेंगे, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। 30 जून तक के जितने मुकदमे हैं, 30 जून तक के जितने इंसिडेंट्स हैं, वो सब दैट विल बी कवर्ड बाय द ओल्ड लॉज। जी। और आज रात के बाद से जितने भी नई एफआईआर, जैसे आप बता रहे हैं दिल्ली में फर्स्ट एफआईआर दर्ज हो गई है, वो सब नए कानून की प्रक्रिया के तहत रजिस्टर होंगी। नए कानून की प्रक्रिया की तरफ उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसी तरह उनका ट्रायल होगा। बिल्कुल। सिंह साहब, यहाँ पर ये भी बताएं कि अक्सर लोगों को शिकायत ये भी होती है कि हमने बहुत चक्कर काटे थाने के और हमारी एफआईआर ही नहीं लिखी गई। तो क्या अब इस नए कानून के लागू होने के बाद एफआईआर लिखना या कहें कि एफआईआर दर्ज होना मैंडेटरी हो गया है? जी मैडम, इसमें समय सीमा बांध दी गई है नए कानून में। अगर आप पुलिस, एक और बड़ी अच्छी सुविधा दे दी गई है आम जनता को कि वो अपनी एफआईआर ईमेल के थ्रू भी रजिस्टर करा सकते हैं। जी। जरूरी नहीं है कि वो खुद थाने में जाएं फिजिकली और जाके एफआईआर दर्ज कराएं, वो ईमेल के थ्रू भी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। और पुलिस के पास मैक्सिमम 3 दिन का टाइम है। अगर उस कंप्लेंट में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो 3 दिन के अंदर मैक्सिमम पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करानी पड़ेगी। अगर कोई छोटी ऑफेंस है, अगर कोई छोटा ऑफेंस है जिसमें कि 3 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, उसके लिए पुलिस को 14 दिन का टाइम दिया गया है कि आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लें, क्योंकि कई बार
कोई गलत एफआईआर भी आ जाती हैं, गलत कंप्लेंट भी आ जाती हैं लोगों को ट्रैप करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, तो उसके लिए भी छोटे ऑफेंसेस के लिए पुलिस को 14 दिन का टाइम दिया गया है कि वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करें और अगर एलिगेशंस में सच्चाई पाई जाती है तो फिर वो एफआईआर करें। और एक नया प्रावधान ऐड किया है कि जो कंप्लेनेंट होगा उसको एफआईआर की कॉपी इमीडिएटली प्रोवाइड की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के हर स्टेज पे कंप्लेनेंट को ज्वाइन किया जाएगा। 90 दिन के बाद कंप्लेनेंट को पूरा स्टेटस दिया जाएगा कि आपकी जो कंप्लेंट थी उसका इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पे है। तो ये बड़े अच्छे प्रावधान हमारे इस कानून में आ गए हैं, जिससे जो कंप्लेनेंट को शिकायत रहती थी कि हम थाने में घूमते रहते हैं, हमारे चक्कर लगाते रहते हैं, कोई पूछता नहीं है, वो अब कुछ हद तक दूर होगी। बिल्कुल। और इसमें चार्जशीट के लिए भी कोई समय सीमा बांधी गई है कि कब तक पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करके इस समय सीमा के अंदर मामले को क्लोज करना है? चार्जशीट के लिए समय, मैडम चार्जशीट पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन को उनको 90, कुछ ऑफेंसेस के लिए 60 दिन और कुछ ऑफेंसेस के लिए 90 दिन का उनको टाइम दिया गया है। उसके बाद वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल करेंगे। उसके बाद उनको 90 दिन का और टाइम दिया गया है कि अगर चार्जशीट फाइल करने के बाद भी उनको कोई नया एविडेंस मिलता है तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन 90 दिन तक कर सकते हैं। और अगर 180 दिन के बाद उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी जरूरी होगी। बिल्कुल। तो इसलिए समय सीमा बांध दी गई है। और आगे ट्रायल कोर्ट के लिए भी, इवन जुडिशियल कोर्ट के लिए भी समय सीमा है कि जब चालान आपके पास आ जाएगा तो आपको 60 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा। मैं इसी पर आ रही थी कि जुडिशरी को भी अकाउंटेबल बनाया गया है, जुडिशरी की भी जवाबदेही तय की गई है। वैसा नहीं है कि मामला कितने भी लंबे समय तक अदालतों में जो चलता चला आ रहा है, जिसके लिए कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर बहुत लंबा खिंच जाता है मामला तो ये जस्टिस ना मिलने के बराबर है। तो अब शायद इससे भी हम ऊपर उठ पाएंगे। जी मैडम, इसमें भी मैडम जो इसका एक्ट्स के जो ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस थे उसमें ये लाइन यूज़ की गई है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इसके लिए उन ट्रायल कोर्ट को भी समय सीमा दी गई है कि आप 60 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम करेंगे। विटनेसेस के लिए भी एक प्रोविज़न रखा गया है कि अगर वो कोर्ट में फिजिकली आना चाहें तो फिजिकली एविडेंस दे सकते हैं। अगर वो नहीं आ सकते किसी वजह से तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी एविडेंस दे सकते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद मैंडेटरी किया गया है हर कोर्ट के लिए कि 45 दिन के अंदर वो फैसला सुनाएंगे। 45 दिन से ज़्यादा केस को पेंडिंग नहीं रखेंगे। आफ्टर द ट्रायल इज कंप्लीट एंड आर्ग्यूमेंट्स आर कंप्लीट, कोर्ट हैज़ टू डिलीवर जजमेंट विद इन 45 डेज। बिल्कुल ठीक है। सिंह साहब, आपके पास लौटती हूँ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। 3 आपराधिक कानूनों पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के मनीष तिवारी और पी चिदम्बरम ने सवाल उठाए हैं। इन कानूनों पर संसद में बहस जरूरी है, ये कहना है मनीष तिवारी का। कानून पर सरकार विचार करे। तो 3 आपराधिक कानूनों पर अब सियासत भी तेज नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनीष तिवारी और पी चिदम्बरम ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना यह है कि इन कानूनों पर संसद में बहस जरूरी है। कानून पर सरकार को विचार करना चाहिए। एक बार फिर से रुक करते हैं सिंह साहब का। सिंह साहब, इससे पहले कि हम कानूनों को और बेहतर तरीके से समझें, अपने दर्शकों को समझाएं, कुछ और बात आगे बढ़ाएं, इस पर मैं आपका छोटा सा रिएक्शन चाहती हूं। आपको लगता है कि अब कोई गुंजाइश है बहस की? अब तो कानूनी शक्ल अख्तियार कर ली है, संसद में पारित भी हो गए हैं, तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? मैडम, ये बिल 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा, 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में ये 21 दिसंबर 2023 को पास हुआ। ऐसी खबर है कि जिस दिन ये बिल लोकसभा में और राज्यसभा में पास हुए उस दिन करीब 100 जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे वो सस्पेंडेड थे लोकसभा से और 50 जो मेंबर्स थे वो राज्यसभा से सस्पेंडेड थे। तो एक अपोजिशन की डिमांड ये उठती रही है कि ये बिल उस टाइम पास हो गए जिस टाइम पे मोस्ट ऑफ द अपोजिशन मेंबर्स वर अंडर सस्पेंशन। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है और आज से ये बिल लागू हो गए हैं। लेकिन फिर भी संसद सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। अगर वो चाहेंगे, जैसे आज भी उन्होंने एक पब्लिक डिमांड पे, जैसे सेक्शन 106 है भारतीय न्याय संहिता का, जो ये कहता है कि अगर ट्रक ड्राइवर या कोई भी व्हीकल ड्राइवर एक्सीडेंट करके
विक्टिम को वहीं छोड़कर चला गया या थाने में इतला नहीं की या हॉस्पिटल नहीं लेके गया तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो अंडर पब्लिक प्रेशर जब ट्रांसपोर्टर्स ने इसका विरोध किया और ड्राइवर्स ने, ट्रक ड्राइवर्स ने और पब्लिक ने इसका विरोध किया, तो अब जो ये लॉ इंप्लीमेंट हुए हैं, आज इस लॉ सेक्शन 106 को नहीं लागू किया गया है क्योंकि वो कहता है कि अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके स्पॉट से भाग जाता है तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो इसी तरह के मुद्दे बीच बीच में उठते रहेंगे। आज मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल्ड है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि इस बारे में सुनेंगे कि ये कानून लागू आगे रहें या ना रहें या इन पे दोबारा से बहस की जाए। और पार्लियामेंट इज ऑलवेज सुप्रीम, इट कैन ऑलवेज डिबेट ऑन एनीथिंग। बिल्कुल, लेकिन अब क्योंकि ये कानून लागू हो चुके हैं तो इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि कानून तो कानून रहेगा। हाँ, संशोधन का रास्ता हमेशा खुला रहता है अगर कहीं पे किसी चीज़ में कोई संशोधन करना है, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं। तो वापस हम लौटते हैं इन क्रिमिनल लॉज पर और आम आदमी के नज़रिए से, आम आदमी के लिहाज से इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का समय सीमित है सिंह साहब। इसलिए मैं आपसे चाहूँगी, ये बहुत विस्तृत विषय है और कानून जो है, ये जो क्रिमिनल लॉज है ये भी बहुत विस्तृत है, लेकिन अगर मोटा मोटा ब्रॉडली अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें तो एक तो FIR हो गई, तो इसमें लोगों के मतलब की बात अगर हम पॉइंटर्स में बात करें तो क्या क्या नज़र आती है? FIR की सुविधा हो गई लोगों को, कोई कहीं से भी FIR दाखिल कर सकता है, अदालतें भी अकाउंटेबल हो गई, उनको भी एक समय सीमा के अंदर अपना फैसला सुनाना होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की काफ़ी बात की जा रही है कि अब मोबाइल, आपका टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसको कानूनी मान्यता मिल गई है। किस तौर पर मिल गई है ये भी समझाएं। फिर ये बताएं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें नया क्रिमिनल लॉ किस तरह से महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं का पक्ष और मजबूत करता है, और कुछ और मामलों की भी मैं आगे बात करूंगी, चाहे वो राजद्रोह हो या फिर कुछ और चीज़ें। तो सबसे पहले फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की बात कर लेते हैं। यस मैडम, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, इट वाज इनेक्टेड इन 1872, 150 साल पुराना एक्ट था। उस वक्त कोई टेक्निकल और कोई भी कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं थी, सिर्फ ऑरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देखा जाता था। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम फॉर लास्ट अबाउट 30-40 years देयर हैज बीन रेवोल्यूशन इन ई डॉक्यूमेंट्स एंड उसके लिए पब्लिक के बेनिफिट के लिए एक्ट में अब ये प्रावधान है कि आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, बाय वे ऑफ व्हाट्सएप, बाय वे ऑफ ईमेल्स, बाय वे ऑफ टेलीग्राम, बाय वे ऑफ चैटिंग, बाय वे ऑफ एनी एक्सचेंज ऑफ एनी मेल्स, सो दैट विल बी नाउ ट्रीटेड एज ए प्राइमरी एविडेंस। पहले इसको सेकेंडरी एविडेंस ट्रीट किया जाता था और कोर्ट से परमिशन लेके विद सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस इट वाज टू बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। नाउ दीज एवरीथिंग जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग होती है, जो व्हाट्सएप का चैट होता है, जो ईमेल आप एक्सचेंज करते हैं, जो आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, जो आपकी बैंकिंग स्टेटमेंट्स हैं, वो सब प्राइमरी एविडेंस है। दैट विल बी प्रूव्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ इन नॉर्मल रूटीन प्रोसेस। नो स्पेशल एक्सरसाइज इज टू बी डन। पहले ये सब काम करने के लिए बहुत स्पेशल परमिशंस लेनी पड़ती थी, बहुत स्पेशल सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते थे वेरियस अथॉरिटीज से, तब जाके वो एविडेंस एडमिसिबल होता था। अब इसको स्ट्रेट वे अगर आपके पास वो स्टोर्ड है सब कुछ सर्वर में, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, तो वो स्ट्रेट वे इट विल बी ट्रीटेड एज ए प्राइमरी एविडेंस। बिल्कुल, लेकिन उसमें तो ये बहुत बड़ी सुविधा मिली है कि किसी को कोई भी नहीं हुई है, क्योंकि आजकल ये सब कुछ भी बहुत हो रहा है। इसका भी जाहिर तौर पर ध्यान रखा गया होगा, इसका भी कुछ प्रावधान होगा। एविडेंस बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल मैडम, सभी चीजों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि अब अभी लास्ट आपको भी इस बात का ज्ञान है मैडम कि लास्ट 10 साल से ऑलमोस्ट जो सारे क्राइम सॉल्व हो रहे हैं, सारे क्राइम इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, वो सब साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे हो रहे हैं। बिल्कुल, सारा एवरीथिंग इज नाउ ट्रेसेबल। आपकी लोकेशन कहाँ पर है, आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ से आपने ट्रांजैक्शन की, आप इंडिया में हैं कि आप किस स्टेट में हैं, किस सिटी में हैं, कितना आपने बैंक को ऑपरेट किया, कितना आपने अपने ATM कार्ड को ऑपरेट किया, एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल ऑन सर्वर। सो लास्ट 10 years की जो हमारी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस हैं, दे आर मोर और लेस ऑन साइंटिफिक एविडेंस। सो नाउ दे हैव बीन गिवन ए ड्यू वेटेज इन द न्यू एक्ट।
बिल्कुल ठीक है। सिंह साहब, एक छोटी सी रिपोर्ट अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहती हूँ। ये जो नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। नए आपराधिक कानून की बात हो रही है, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। अब देश में तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी, बल्कि इंसाफ होगा। तो ये जो नया कानून है, ये कैसे पूरी न्याय व्यवस्था को बदलेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख पर तारीख अब देश में ये बहाना और नहीं चल पाया, क्योंकि देश में आज से 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। अब से बदलाव के मुताबिक ही केस दर्ज होंगे, मुख्य अपराधों की धाराएं बदल जाएंगी। अब इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में कई बदलाव आएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि देश में 3 कानून के जरिए क्या क्या बदलाव होगा। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी। अब भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 हैं। ओवरलैप धाराओं का आपस में विलय कर उन्हें आसान बनाकर अब 358 धाराएं होंगी। 0 एफआईआर से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, अपराध भले ही उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। इससे कानूनी कार्रवाई शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी, मामला तुरंत दर्ज किया जा सकेगा। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिनों के अंदर आ जाएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है और किसी भी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है। किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना ऑनलाइन घटना की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा। साथ ही पुलिस मामले पर तुरंत कार्रवाई कर सकेगी, जिससे मामला दर्ज किए जाने के 2 महीने के अंदर जांच पूरी की जाएगी। कानून पीड़ितों को 90 दिन के अंदर अपने मामले की जानकारी पाने का अधिकार होगा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2023 में इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश किया था। आजादी के पहले बने ये कानून अब तक चल रहे हैं, जिसमें अब बदलाव आने के बाद देश की न्यायिक कार्यप्रणाली में बदलाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपेंद्र हुड्डा साहब के पास चलते हैं एक बार फिर से। माफ कीजिएगा, दीपेंद्र सिंह साहब के पास। सिंह साहब, ये बताइए कि और क्या बड़े बदलाव आप देखते हैं इस नए क्रिमिनल लॉ में? आपने सवाल किया था मैडम, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसके लिए बड़ी एक्सट्रीम पेनल्टीज लगा दी गई हैं जी। अब अगर कोई 18 साल से कम उम्र के बच्ची के साथ कोई गलत कार्य करता है और वो कोर्ट में सिद्ध हो जाता है कि प्रूव हो जाता है, तो उसको डेथ पेनल्टी तक की सज़ा का प्रावधान अब नए कोड में कर दिया गया है। हालांकि ये पॉस्को एक्ट में भी पहले से प्रावधान है, लेकिन अब इसको जर्नल लॉ में भी इंक्लूड कर लिया गया है, क्योंकि पहले जर्नल लॉ आईपीसी में और पॉस्को एक्ट में कुछ धाराओं में कुछ अंतर था। अब उन अंतर को ख़त्म करके बड़े स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगा दी गई हैं। अगर कोई किसी लेडी के साथ झांसा दे के, कोई नौकरी का झांसा दे के, शादी का झांसा दे के कोई संबंध बनाता है, उसको भी बड़ा सीरियस ऑफेंस मान लिया गया है जी। इसी तरह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जैसे कि किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, एक्सटॉर्शन, इनको भी सीरियस ऑफेंस की उस धाराओं में लेके आए हैं नए कानून में। टेररिज्म, जिसका हमारे पिछले इंडियन पीनल कोड में कोई जिक्र नहीं था, टेररिज्म को भी एक बहुत हीनियस ऑफेंस बना दिया गया है। और अगर कोई भारत की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी पे कोई काम, उसके खिलाफ कोई काम करता है, उसको भी बहुत सीरियस ऑफेंस बना दिया गया है। आपने एक और बात की थी कि देशद्रोह का कानून जो था वो ख़त्म किया गया है, सेक्शन 124 सेडिशन, उसको राजद्रोह, जो उसको हिंदी में राजद्रोह बोलते थे, पहले अंग्रेजों के टाइम में कानून था कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देगा दैट विल बी ट्रीटेड एज ए ऑफेंस। सो राजद्रोह को ख़त्म करके अब देशद्रोह का ऑफेंस ले आए हैं कि अगर गवर्नमेंट की कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए ऑफेंस।
बट अगर कोई भारत की क्रिटिसिज्म कर रहा है, अगर कोई देश के खिलाफ बोल रहा है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ऑफेंस। तो एक ये मेजर चेंज है। उसके बाद अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला रहा है व्हाट्सएप पे, चैट पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, दैट हैज़ आल्सो बीन ट्रीटेड एज ए सीरियस ऑफेंस। सो इस तरह के चेंजेस बहुत क्रिमिनल पीनल एक्ट में लेके आए गए हैं। इसी तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से चलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल इन एविडेंस होगा और गवाही भी वीडियोस के द्वारा की जा सकती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि कई बार पुलिस ऑफिसर जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया होता है केस, वो रिटायर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो वो एक लैकूना रह जाता था एविडेंस में। अब इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह कोई जो नया ऑफिसर है वो रिकॉर्ड को पढ़ के, केस डायरी को पढ़ के वो एविडेंस दे सकता है। उस पुराने ऑफिसर की अगर जरूर नहीं अवेलेबल है तो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। नहीं तो हमारे आधे केस इसी बात पर बरी हो जाते थे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर गिविंग एविडेंस ड्यू टू वेरियस रीजंस। उसका भी अब ध्यान रखा गया है। इसी तरह बहुत जो 7 साल से ऊपर तक के जो क्राइम्स हैं जिनमें पनिशमेंट 7 साल से ऊपर की है, वहाँ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी कर दी गई है। अब आप थाने में बैठ के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, आपको स्पॉट पे जाना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा और बहुत सारी साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सिंह साहब, इसमें तो इस तरह जी, तो ये कुछ एक बड़े बदलाव हैं जो इसमें किए गए हैं। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि ये विक्टिम फ्रेंडली लॉ है, यानी कि अब ये जो क्रिमिनल लॉ है ये पीड़ित को ज़्यादा ताकत देती है, उसके लिए जो पूरी प्रणाली है उसको ज़्यादा सुगम बनाती है, ज़्यादा सुदृढ़ बनाती है, ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। लेकिन इसमें काफ़ी सारी व्यवहारिक दिक्कतें भी पेश आएंगी, उस पर भी मैं जल्दी से आपका कमेंट चाहती हूँ। क्या व्यावहारिक दिक्कतें आप देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा बदलाव है, इसको जानने में, समझने में और इसको अमल में लाने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि अवेयरनेस की जा रही है अलग अलग राज्यों में और अलग अलग ज़िलों में, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है, बाकी जो संबंधित लोग हैं सब लोग इन लॉज को अभी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय इसमें लगेगा। आप और क्या व्यावहारिक दिक्कतें देखते हैं इसमें, जल्दी से बताइएगा। मैडम, ये जो तीनों लॉज हैं मैडम, बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। जो पुराने लॉज को रिपील करके नए एक्ट बना दिए गए हैं, नए प्रोविजंस, नए सेक्शंस, नया सब कुछ कर दिया गया है। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है मैडम कि हमें इसको लागू करने में काफ़ी व्यवहारिक दिक्कत आएंगी, कोर्ट्स को भी, एडवोकेट्स को भी और लिटिगेंट्स को भी। मैं अपना आपको एग्जांपल बताता हूँ। आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये एक्ट दिसंबर 2023 में पास हो गए और 24 फरवरी को सरकार का ऑर्डर आ गया कि ये 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर वर्कशॉप्स, प्रॉपर क्लासेस ना तो एडवोकेट्स के लिए कोई ज़्यादा अरेंज की गई, जुडिशरी के लिए मैं कह नहीं सकता कि कितनी क्लासेस उनको या कितने वर्कशॉप उनके लिए अरेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर पुलिस वालों के लिए, एडवोकेट्स के लिए ये बिल्कुल नया है। आज की डेट में सारा कुछ बदल गया है, सारे सेक्शंस, सारे प्रोसीजर्स, सब तरह की इन्वेस्टिगेशन सब बदल गई है। मेरे ख्याल से इनको लागू करने से पहले एक्सटेंसिव वर्कशॉप्स की रिक्वायरमेंट थी, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी, जिससे कि इनको लागू करना आसान हो जाता। अभी क्या किया जा सकता है? हर एक लॉ विद पैसेज ऑफ टाइम सब लोग जी, अभी किस चीज की दरकार है मैडम? एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स फॉर लिटिगेंट्स, एडवोकेट्स एंड पुलिस ऑफिसर्स। बिल्कुल, तो एक्सटेंसिव वर्कशॉप्स की आवश्यकता है। लेकिन ये आप मानते हैं कि ये जो नए कानून है ये समय की ज़रूरत थे, समय की ज़रूरत है, और इनका लागू किया जाना हमारे देश की न्याय प्रणाली की बेहतरी के लिए, हमारे सिस्टम को और इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाता है? बिल्कुल मैडम, उसके लिए मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूं मैडम कि इन कानूनों की जो 150 साल पुराने कानून थे, अंग्रेजों के टाइम के बनाए हुए कानून थे, इनका इनेक्टमेंट
डिफरेंट माइंडसेट में हुआ था मैडम। 1857 में जब मंगल पांडे ने क्रांति की थी अंग्रेजों के खिलाफ पहली मेरठ में, उसके बाद मैडम ये 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया गया था, कीपिंग इन व्यू के इंडियन सिटीजन शुड नॉट बी डूइंग सच थिंग्स। तो दैट वाज द लॉ वाज इनेक्टेड विद डिफरेंट माइंडसेट बाय द कह रहे हैं आप सिंह साहब, समय काल और परिस्थिति की जरूरत को देखते हुए इन बदलावों की दरकार थी जो किए गए हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में ये जो नए कानून हैं ये हमारी न्याय व्यवस्था को और ज्यादा मजबूती देंगे, और जो पीड़ित हैं उनको जल्द न्याय मिलेगा, ज्यादा असरदार तरीके से न्याय मिलेगा, ज्यादा पारदर्शी तरीके से न्याय मिलेगा। बहुत धन्यवाद, समय की कमी है सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी विस्तृत चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।